और शुरुआत करेंगे खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के गांधी पार्क पहुंचे, जहां 25वें कारगिल विजय शौर्य दिवस के रूप में श्रद्धांजलि समारोह में उन्होंने शिरकत की। श्रद्धांजलि समारोह में वीर जवानों को श्रद्धासुमन भी उन्होंने अर्पित किए। वहीं कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी सहित सेना के अधिकारी भी उपस्थित हैं। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं गांधी पार्क देहरादून का, जहां पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। इस गढ़वाल के 5 जवान शहीद हुए, तो मैं डोयरा में एक जवान शहीद परिवार के जब मैं घर में गया, उसकी मां, उसकी पत्नी, उसकी बहन उसे चिपट कर रोने लगी। और जब उसकी 2.5 महीने की बच्ची को मैंने गोद में पकड़ा, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी पीड़ा, किस हादसे से वो परिवार गुजर रहा होगा। लेकिन हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते। लेकिन उस शहीद का सम्मान करना, उसकी वीरता का व्याख्यान करना, उनकी यादों को जिंदा रखना हर देशवासी का कर्तव्य है। चाहे दिल्ली की नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी की सरकार हो, पूरी ईमानदारी से हम इस काम को कर रहे हैं। आज इतिहास उठाकर आप देखें, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, चाहे सेकंड वर्ल्ड वार हो, चाहे 47 हो, 65 हो, 71 हो, कारगिल हो, पुलवामा हो, गलवान हो, ताज पर हमला हो, संसद पर हमला हो, कोई न कोई जवान हमारे उत्तराखंड का शहीद होता है। जब कोई जवान शहीद होता है तो कुछ दिन तक तो बहुत लोग उसके घर में आते हैं, जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा नारा लगाते हैं, बातें भूल जाते हैं। लेकिन हमारी पुष्कर सिंह धामी सरकार ने फैसला किया है कि देश की सीमा पर रक्षा करते हुए अगर कोई जवान शहीद होगा, चाहे सेना का हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स का हो, उसके परिवार को कि एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी देने का काम पुष्कर सिंह धामी की सरकार करेगी। हमने अभी तक 26 आश्रित परिवार के लोगों को नौकरी हमने दी है, 7 पाइपलाइन पर है। अभी हमारे 5 जवान और शहीद हैं, हम उसका भी परीक्षण करा रहे हैं, शीघ्र ही उनको भी नौकरी देंगे। ये काम हमारी सरकार कर रही है। कि सेना के लोग हों या भारत के लोग हों, पहली बार या सेना का मनोबल बढ़ाने की बात हो या भारत को आगे बढ़ाने की बात हो, भारत के इतिहास में ये समय पहली बार आया है जब पूरा विश्व आज भारत की ओर देख रहा है। भारत अगर कुछ बोलता है तो आज पूरा विश्व देखता है। भाइयों बहनों, एक समय ऐसा था कि विश्व के मंचों पर हम जब भारत का प्रतिनिधित्व देखते थे तो भारत विश्व के मंचों पर अपनी बात भी नहीं कह पाता था, अपने हकों को भी नहीं मनवा पाता था। भाइयों बहनों, हमारी पहचान बन गई थी कि दब्बू भारत, पिछलक्कू भारत, ऐसा भारत जो विश्व के मंचों पर अपनी पैरवी भी नहीं कर पाता है। इस अवसाद की स्थिति से भारत को किसी ने निकालने का काम किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, वैसे तो हमारी सेना ने दुश्मन को पहले भी कई बार मात दी, लेकिन अब हमारे सैनिक दुश्मन को उसके घर में घुसकर धूल चटाते हैं, क्योंकि आज हमारे पास ऐसा नेतृत्व है। भाइयों बहनों, आज जहां सरकार एक और सेना के आधुनिकीकरण पर जोर दे रही है, वहीं सैनिक और सैनिक परिवारों को जो मिलने वाली सुविधाएं उनको भी बढ़ा रही है। विधानसभा में ये प्रश्न उठाया था कि इन राज्यों में हमारे जो शहीद सैनिक होते हैं उनके परिजनों को कितने रुपए की धनराशि दी जाती है, कितना ही दिया जाता है, हमारे राज्य में यहां पर क्या व्यवस्था है। तो पहली बार मुझे याद है कि 10 लाख रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया था। वो प्रश्न भी मैंने ही उठाया था उस समय विधानसभा के अंदर। आज अभी जोशी जी ने मुझे याद दिलाया और मैं बहुत जगह पर लोगों से जब बात करता हूं, अन्य राज्यों का भी मैंने आकलन किया है
तो मैं निश्चित रूप से ऐसा मानता हूं कि इससे सर्वोच्च बलिदान कोई हो नहीं सकता। इसलिए जो इस समय में वर्तमान में जो राशि दी जा रही है वो 10 लाख रुपए दी जा रही है। मैं आज घोषणा करता हूं कि ये राशि अब 50 लाख रुपए होगी। शहीद प्रमाण पत्र प्राप्त होने के 2 वर्ष के भीतर नौकरी के लिए आवेदन देना होता था, अब इस सीमा को बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया जाएगा। हमारे राज्य में शहीदों के आश्रितों को नौकरी देने की व्यवस्था है। अभी तक जिलाधिकारी कार्यालय में समूह ग और घ के स्वीकृत पदों में रिक्ति होने पर ही आश्रितों को नौकरी मिलती थी। अब हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि संबंधित जिलों में अन्य विभागों में भी जो कनिष्ठ सहायक है एवं समूह घ के पदों पर रिक्त होने पर नियुक्ति दी जाएगी, ताकि नौकरी मिलने में होने वाली देरी या जो भी बाधाएं हैं उनको किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सैनिक कल्याण विभाग में कार्यरत जो हमारे संविदा के कार्मिक हैं उनको उपनल कार्मिकों के समतुल्य अवकाश अनुमन्य करने की भी। तो कारगिल विजय दिवस पर सीएम धामी को सुन रहे थे आप। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने योग को केंद्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग जोर शोर से उठाई है। आइए अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने इस मुद्दे को लेकर। महेंद्र भट्ट जी, डिमांड फॉर इंक्लूजन ऑफ योग एजुकेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशन करिकुलम। महोदय, 21 जून योग दिवस के बाद योग शिक्षा के लिए शिक्षा के महत्व को पूरे विश्व ने जाना है। अपने जीवन को स्वस्थ एवं दीर्घायु बनाए रखने के लिए प्रत्येक दिन योग का महत्व जीवन के लिए अनिवार्य महसूस हो रहा है। महोदय, आज के व्यस्त जीवन में अपने शरीर के लिए समय निकालना जटिल एवं कठिन प्रतीत होता जा रहा है। आदत में योग को लाना केवल विद्यार्थी जीवन की शिक्षा से ही संभव है। महोदय, उत्तराखंड सरकार ने इस दिशा में प्रयास किया है। वहाँ माध्यमिक एवं शिक्षा में योग शिक्षा के लिए शिक्षित योग शिक्षकों को नियुक्ति देना शुरू किया है। महोदय, मैं केंद्र सरकार से भी अपेक्षा करता हूं कि भारत की इस धरोहर को युवा पीढ़ी के हृदय में लाने के लिए केंद्रीय शिक्षा में भी प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक योग शिक्षा की अनिवार्यता को सुनिश्चित करने के प्रयास हों, जिससे हम अपनी इस पुरातन शिक्षा से विश्व। और कारगिल युद्ध की जीत के 25 साल पूरे होने पर बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश सह संयोजक, आपको बता दें कि कारगिल युद्ध की जीत के अवसर पर जो है आज 25 साल पूरे होने पर इस मौके के बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश सह संयोजक आर्यन देव उनियाल के नेतृत्व में रजत जयंती मनाई गई है। इस मौके पर शहीद भगत सिंह चौक से शहीद स्थल तक मशाल रैली का शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई मशाल रैली द्वारा। इस दौरान भारत माता की जय और भारतीय सेना की जय के नारों से जो है वातावरण पूरा गुंजायमान रहा। आपको बता दें कि जिसमें सैनिकों के बलिदान, इस यात्रा में जो है सैनिकों के बलिदान, शौर्य और साहस के समर्थन में मशाल रैली निकाली गई है। 9000 फीट पर 527 सैनिकों ने बलिदान दिया और 1600 से अधिक सैनिक जो है इसमें घायल हुए थे। उनके बलिदान को याद करने के और सैनिकों को सम्मान देने के लिए रैली निकाली गई है। वहीं भारतीय सेना के सेवानिवृत्त जवान मोहन नेगी ने कहा कि उन्होंने कारगिल युद्ध में भाग लिया था और सेना के सभी यूनिटों को आपसी तालमेल से कारगिल युद्ध जीता था। उन्होंने सबसे पहले देश के लिए कारगिल में शहादत देने वाले साथियों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि उस समय जवानों में चाहे वो इन्फेंट्री हो या फिर सर्विस कोर या सेना की अन्य बटालियन, सभी का जज्बा था। तो पहले जो मेरे साथी रहे, जो साथी जिंदा हैं, जो बेचारे हमें छोड़ के चले गए, मैं उनको नमन करता हूं। और मैं भी वहीं रहा, जेएनके में रहा पूरा जब तक कारगिल चलता रहा और देशवासियों में सुख। और विगत 3 दिनों से मजदूर संघ द्वारा शहीद स्थल झूलाघर पर 3 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है।
जिसे आज उप जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद से स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि उप जिलाधिकारी ने मजदूर संगठनों को वार्ता के लिए नगरपालिका सभागार में आमंत्रित किया, जिस पर मजदूरों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उप जिलाधिकारी के समक्ष अपनी मांगों को रखा, जिस पर उप जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी को मजदूर संघ की सभी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। इसके बाद से आपको ये भी बता दें कि मजदूर संगठनों ने अपना धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया है और इस मौके पर उप जिलाधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने बताया कि मजदूर संगठन के साथ सकारात्मक वार्ता हुई है। उनकी 3 सूत्री मांगों को लेकर के कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं मजदूर संघ के महामंत्री संजय टम्टा ने मामले में बताया है कि उप जिलाधिकारी के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता हुई है। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि उनकी मांगों पर शीघ्र अमल कर प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। जी, मजदूर संघ जो है वो अपनी जो डिमांड्स हैं, मुख्यतः 3 डिमांड्स उनकी थी, उनको लेकर जो है वार्ता के लिए यहाँ पर आए थे। आज उनसे बड़ी सकारात्मक रूप से जो है वार्तालाप हुआ है। और पहली डिमांड जो थी उनकी, जो बेकर हिल पार्किंग है, MDDA पार्किंग है, उसको लेकर थी। तो उसमें फाइलों का अवलोकन भी किया गया है काफी डिटेल में। कुछ दस्तावेज मजदूर संघ से मांगे गए हैं। नगर पालिका में भी पुराने दस्तावेजों की खोजबीन की जा रही है और उसके अनुसार ही विधिवत आगे कार्रवाई की जाएगी। ये हमें जो है SDM साहब जी ने जो है 4 बजे ऊपर बुलाया था कार्यालय में अपना। तो उन्होंने जो हमारे 3 मुख्य बिंदु थे, एक था हमारा जो रिक्शा को ई-रिक्शा में चेंजीकरण का, उसके लिए उन्होंने जो है राज्य सरकार को लेटर देने को बोला है। कल वो लेटर देंगे अधिशासी अधिकारी जी के माध्यम से। दूसरा जो हमारा तो था कार पार्किंग, बेकरी हिल कार पार्किंग का, उसमें भी उन्होंने जो हमसे बोला है, उन्होंने उस पर भी जो हमसे एक लेटर मांगा है। काफी कमी वहां पे पाई गई है। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश की महिलाओं को धुआं रहित स्वस्थ जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवारों को प्रति वर्ष 3 निःशुल्क गैस रिफिल की सुविधा प्रदान कर रही है, जिसके लिए सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचाई जा रही है। मेरा नाम सीमा थापा है। मैं सेवला कला चंद्रमणि से हूँ। खाना जब बनाते थे तो जंगलों में जाते थे हम लकड़ी लेने। हमें कितनी दिक्कत होती थी लकड़ी लाने में। तो फिर उसके बाद हमने गैस लिया। गैस में खाना बनाते हैं, हमारा समय भी बचता है। बच्चों को मैं टाइम से स्कूल भेज देती हूँ। इस योजना के तहत हर साल 4 माह के अंतराल में मुफ्त गैस रिफिल योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास अपना बैंक खाता होना आवश्यक है। मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना से उत्तराखंड की महिलाओं के जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन आया है। इस योजना से धुआं रहित भारत की परिकल्पना को साकार करने के सपने को बल मिला और महिलाओं का जीवन अधिक स्वस्थ हो रहा है। साथ ही अब उन्हें गैस रिफिल के लिए आर्थिक तंगी का सामना भी नहीं करना पड़ रहा। प्रदेश की महिलाओं के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रीय वाटिका मिनी पार्क के रूप में विकसित है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर डीएम सोनिका की अभिनव पहल से बनाई गई थी ये राष्ट्रीय वाटिका। लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है वाटिका। हरेला पर्व और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को कर रही है प्रेरित। प्रशासन का प्रयास सरकारी भूमि पर रखा जाए अतिक्रमण मुक्त, यानी सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त रखा जाए, इसके लिए प्रशासन प्रयास कर रहा है। डीएम सोनिका ने कहा है हरेला पर्व पर राजस्व और नगर निगम की खाली भूमि पर किया जा रहा वृहद वृक्षारोपण। वृक्षारोपण के बाद कई जगहों पर लगाए जा रहे हैं तारजाल।
और वृक्षारोपण करने से पर्यावरण को रखा जा सकेगा शुद्ध, ये डीएम सोनिका ने कहा है। तो एक अभिनव पहल उनकी थी हरेला पर्व के मौके पर, जहां पर उन्होंने राशि वाटिका का निर्माण किया था और अब वो मिनी पार्क के रूप में विकसित हो रही है। तो एक अभिनव पहल उनके द्वारा की गई थी और लोगों को काफी आकर्षित भी ये वाटिका कर रही है। एरिया पूरा बहुत ही बुरी स्थिति में था और बहुत गंदगी थी वहाँ पे, और हम लोगों ने उसी को ही कन्वर्ट किया है, उसको एक पार्क में कन्वर्ट किया और वहाँ पे हमने अलग अलग राशियों के जो पेड़ होते हैं वो लगाए और भी विभिन्न प्रजातियों के हमने वहाँ पे पेड़ लगाए हैं और हम उसको मेंटेन कर रहे हैं, जिससे कि इस पूरे एरिया में एक एरिया ऐसा हो जहाँ पे लोग आके बैठ सके, एक पार्क के रूप में उसे डेवलप। हम लोगों ने मोर और लेस हमने उनका चिन्हीकरण कर लिया है और हम लोगों की यही कोशिश है कि मैक्सिमम जितनी भी लैंड है हमारी जो उसको अतिक्रमण रहित किया जाए और वहाँ पे तार बाड़ की कार्रवाई कर दी जाए। तो कुछ एरिया में अभी तार बाड़ की कार्रवाई भी चल रही है। हरेला के पर्व के समय पे हमने पूरी कोशिश की थी कि जहाँ भी हमारे लैंड है, नगर निगम की लैंड है या सरकारी लैंड है, राजस्व की लैंड है, वहाँ पे हम पौधारोपण कर लें, जिससे कि वहाँ। और राजकीय प्राथमिक विद्यालय लंढौर कैंट में तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर आयोजित किया गया, जिसमें घरेलू हिंसा से जो है महिलाओं के संरक्षण की जानकारी सहित अन्य जानकारियां दी गई। कार्यक्रम के बाद से पौधारोपण भी किया गया। इस अवसर पर आपको बता दें कि सिविल जज शमशाद अली ने कहा कि तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत शिविर लगाया गया है, जिसमें घरेलू हिंसा, महिला संरक्षण अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई है। उन्होंने साथ ही बताया कि अधिवक्ता अभिजय सिंह पवार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में लोगों को जानकारी यहां पर दी। तो वहीं अधिवक्ता महादेव लेखवार ने विधिक साक्षरता के बारे में विस्तार से बताया है। हमारे द्वारा तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण के एक शिविर आयोजन किया गया, जिसमें काफी लोग उपस्थित हुए और इन लोगों को घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के संबंध में मेरे द्वारा जानकारी दी गई और हमारे साथ विद्वान अधिवक्ता पवार जी थे, जिन्होंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में इनको बताया और जिसमें हमारे साथ और अधिवक्तागण भी मौजूद। और सावन के महीने में नीलकंठ आने वाले लाखों कांवड़ियों को बीमार होने पर अब चलती फिरती डिस्पेंसरी से फ्री दवाइयां मिलेंगी। डिस्पेंसरी के साथ डॉक्टर चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। सोनीपत हरियाणा का शिव युवा शक्ति संघ 25वीं बार नीलकंठ क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने के लिए ऋषिकेश पहुंचा है। जयराम आश्रम में पूर्व मंत्री धीरेन्द्र प्रताप, कांग्रेस नेता मनीष शर्मा, संघ के अध्यक्ष दीपक कुमार और जयराम आश्रम के प्रदीप शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर के डिस्पेंसरी वाहन को कांवड़ क्षेत्र में रवाना किया है। हरी झंडी दिखाने वाले सभी अतिथियों ने कहा कि वर्तमान समय में कोई बिना वजह 5 रुपये भी खर्च नहीं करना चाहता, लेकिन सोनीपत का युवा शक्ति संघ 5 लाख रुपए की दवाइयां कांवड़ियों की मदद के लिए वितरित करने आया है। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने अन्य संस्थाओं से भी इसी प्रकार की बीमार, जरूरतमंद और शिव भक्तों की मदद के लिए आगे आने की अपील की है। और 3 दिनों से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं पहाड़ों में कई स्थानों पर भूधसाव से कई घंटे तक मार्ग बाधित हो रहे हैं। तो वहीं मसूरी के मॉल रोड पर भी पत्थर और मलबा आने के बाद जो है नगर पालिका द्वारा मार्ग साफ किया गया है। तिब्बती मार्केट के पास संपर्क मार्ग टूटने से आवाजाही बाधित हो गई है। तो वहीं नगर पालिका पिक्चर पैलेस रोड पर 2 पेड़ गिरने से मोटरसाइकिल उसकी चपेट में आ गई। साथ ही वहां पर बनी होटल की छत भी इससे क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि देर रात जो घटना होने से जनहानि हुई, पेड़ गिरने से लोगों में दहशत का माहौल है। जनहानि यहां पर कोई नहीं हुई, ये गनीमत की बात रही। पूर्व सभा वहीं आपको बता दें कि वन विभाग द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और बताया जा रहा है कि उनके द्वारा वन विभाग को पेड़ काटने की अनुमति के लिए पत्र भी लिखा गया था। उस पे 2 पेड़ सूखे हुए थे बांध के, और 2022 में भी मैंने पत्र लिखा था फॉरेस्ट विभाग को कि भाई ये जो पेड़ कभी भी गिर सकते हैं। उसकी छत पे भी एक पेड़ वहां जा रखा है। और मसूरी में आजकल बरसात के दिनों सारे मार्ग बंद पड़े हुए और ये जो लंढौर वाला मेन मार्ग है वो भी बंद पड़ा हुआ। एक वैकल्पिक मार्ग ये था और आज यहाँ पर पेड़ टूटने से।
और अब इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बाढ़ बारिश को लेकर ये खबर सामने आ रही है। बड़ा अपडेट आपको मौसम को लेकर दे दे, जहां लगातार उत्तराखंड में आफत बनकर बरस रही है बारिश। तो लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से आफत बनकर यहां पर बारिश बरस रही है। भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। बारिश से नदी नालों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं अलकनंदा नदी पर श्रीनगर में बने डैम से पानी छोड़ा गया है। गंगा का भी इससे जलस्तर बढ़ेगा। नदी के आसपास रहने वाले लोगों को प्रशासन लगातार सतर्क कर रहा है। तो वहीं यमुनोत्री धाम में मंदिर परिसर को भारी नुकसान पहुंचा है। जानकी चट्टी में खच्चर और मोटरसाइकिल बह गई हैं। यमुनोत्री हाईवे ओजरी डाबरकोट बंद है। नदी के तटवर्ती क्षेत्र के भवनों को कराया जा रहा है खाली। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। तो वहीं मदमहेश्वर ट्रैक पर गोडार के पास वैकल्पिक पुल भी बह गया है। मदमहेश्वर धाम में फंसे श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू कर पहुंचाया जा रहा है सुरक्षित स्थानों पर। वहीं बद्रीनाथ हाईवे पर पाताल गंगा के पास हो रहा है भूस्खलन। कई स्थानों पर भूधसाव से मार्ग बाधित हो गया है। तो ये बड़ी जानकारी देखिए, आपको तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मार्गों को खोलने का काम भी लगातार चल रहा है। घनसाली में बालगंगा के उफान पर आने से लोगों के घर खाली करवाए जा रहे हैं। प्रदेश के कई स्थानों में आज भी तेज बारिश होने की संभावना बताई गई है। तो वहीं देहरादून और बागेश्वर जिले के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट अभी भी जारी है। पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। देहरादून जनपद में आज इसी को लेकर के स्कूल भी बंद किए गए हैं। कहा गया है, जिससे हमारे उस क्षेत्र में जितने भी यात्री थे अथवा जो लोकल थे वहां पर लगभग 150 की संख्या में फंसे हुए हैं। कि सूचना प्राप्त होने पर हमारी पूरे प्रशासन की टीम एसडीआरएफ, डीडीआरएफ वहां पर मौके पे चली गई है। प्रशासन की टीम भी चली गई है और जितने भी यात्री वहां पर फंसे हैं उनको निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कर दी गई है। जिलाधिकारी महोदय की निगरानी में वहां पर रेस्क्यू का काम स्टार्ट कर दिया गया है और वहां पर अल्टरनेटिव जो राशि है वहां पर एक वैकल्पिक हेलीपैड बना दिया गया है। प्रशासन वहां पर लगा हुआ है और इसमें जितने भी जो भी तीर्थयात्री फंसे हुए हैं और प्रशासन का ये भी अनुरोध है कि जिन किसी भी परिवार के यात्रीगण वहाँ पर इस यात्रा मार्ग में फंसे हुए हैं तो ये हमारी जो संपर्क नंबर है आपदा कंट्रोल के उस पर संपर्क कर सकते हैं। इनका नंबर है 89587335 और एक लैंडलाइन है 01364233727। इन दो नंबर पर आप संपर्क करके उनके जानकारी है आप प्रशासन से इन नंबर। और कांवड़ यात्रा के मद्देनजर एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के नेतृत्व में कैब ड्राइवर की हत्या का मामला मंगलौर पुलिस ने इसका खुलासा किया है। पुलिस ने 2 हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 21 जुलाई को 3 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के थितौला में सड़क किनारे गन्ने के खेत में अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा मिला है, जिसकी सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की थी। लन्हौरा क्षेत्र में थितौला के पास में एक जो टैक्सी कैब ड्राइवर चंद्रपाल जिसकी पहचान हुई थी उसकी हत्या कर दी गई थी और उसके सीने में गोली मारी गई थी। पुलिस ने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया था। इसके परिजनों से संपर्क करने के बाद ये परिजनों द्वारा 2 लोगों के खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ इसका अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिनके द्वारा ये टैक्सी और पहाड़ों में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। श्रीनगर में अलकनंदा नदी पर बने बांध में भी जलस्तर बढ़ गया है। वहीं इसी वजह से श्रीनगर बांध से छोड़ा गया पानी दोपहर 3 बजे तक ऋषिकेश में पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। तो देवभूमि उत्तराखंड की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। Presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun.